बात करते हैं अमेरिका और ईरान के बीच आखिर क्या कुछ चल रहा है। तो सवाल यह है कि क्या सुपर पावर अमेरिका के तरकश के सारे तीर खत्म हो चुके हैं? क्या मिडिल ईस्ट के दलदल में फंसकर ट्रंप ने अमेरिका को निहत्था कर दिया है, जिसका खामियाजा अब अमेरिका के सहयोगियों को भुगतना पड़ेगा? एक तरफ ईरान का खौफ तो दूसरी तरफ रूस के न्यूक्लियर अटैक की धमकी। इस दोहरे डर के चक्रव्यूह में फंसे ट्रंप ने नेटो के इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर कर दिया है। जर्मनी रो रहा है, यूरोप कांप रहा है, क्योंकि ट्रंप के सिर पर दोहरे डर का साया मंडरा रहा है। खाली तरकश और पुतिन का खौफ, जी हां, लगातार ये बना हुआ है। और ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर अब इस युद्ध का अंजाम क्या हो सकता है। वही एक बड़ी खबर आपको बता दें, होर्मुज में अमेरिकी सेना की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तो होर्मुज में अमेरिकी सेना ने बड़ी कार्रवाई की है। होर्मुज में अमेरिका ने ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए हैं। ईरान के रडार ठिकानों को भी बनाया निशाना। तो ड्रोन हमलों से समुद्री यातायात को खतरा है। यूएस की तरफ से कहा जा रहा है कि ड्रोन हमले होते हैं तो समुद्री यातायात प्रभावित होगा, बड़ा खतरा उस तरफ दिख रहा है। आत्मरक्षा में ईरानी ड्रोन मार गिराए गए हैं, तो हर हमले का जवाब देने को तैयार है। यूएस की तरफ से बयान भी आया कि जो भी हमला होगा उसका जवाब हम देंगे। आत्मरक्षा में ईरानी ड्रोन मार गिराए गए हैं, लेकिन ईरान के रडार ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है। ड्रोन हमलों से समुद्री यातायात को खतरा है कि अगर ये जंग समुद्र में शुरू हो जाती है, वार प्रतिवार होते हैं, तो ऐसे में ड्रोन हमलों से समुद्री यातायात प्रभावित होगा और इसका बड़ा नुकसान बाकी लोगों को भी हो सकता है। जो शिप्स समुद्र में आसपास दिख रहे हैं, अगर ड्रोन हमले हो सकते हैं, बहुत सटीक नहीं होंगे, तो वहां भी खतरा बढ़ सकता है। तो ड्रोन हमलों से समुद्री यातायात को खतरे की बात यूएस की तरफ से कही जा रही है। होर्मुज में अमेरिकी सेना की बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है और ऐसे में अमेरिका ने भी ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए हैं। ईरानी रडार ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है। ड्रोन हमलों से समुद्री यातायात को खतरा बताया अमेरिका ने। आत्मरक्षा में ईरानी ड्रोनों को मारा गिराया है और हर हमले का जवाब देने की तैयारी है। यूएस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि हर हमले का जवाब हम देंगे, लेकिन जिस तरह से समुद्री यातायात को लेकर चिंता जाहिर की अमेरिका ने कि यहाँ पर समुद्री यातायात प्रभावित हो सकता है। और वहीं अमेरिका और ईरान के बीच एक बार तनाव फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मुस्तफा के सलाहकार मोहसिन रेजाई का बयान। ट्रंप ने जताई थी मुस्तफा से मिलने की इच्छा। अमेरिका और ईरान का शांति समझौता रुक गया। रेजाई कह रहे हैं ईरान ने अमेरिका के सामने रखी $24 अरब की शर्त। तो मुस्तफा के सलाहकार मोहसिन रेजाई का बयान सामने आया है। ट्रंप ने मुस्तफा से मिलने की इच्छा जताई है। अमेरिका और ईरान के बीच फिर से तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच जिस तरह से मुस्तफा के सलाहकार मोहसिन रेजाई का बयान सामने आता है, ट्रंप ने मुस्तफा से मिलने की इच्छा जताई है। अमेरिका और ईरान का शांति समझौता रुका हुआ है। तो ईरान ने अमेरिका के सामने $24 अरब की शर्त रखी है। तो ये तमाम शर्तें और अभी भी किसी तरह से बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो ऐसे में जिस तरह से लगातार ये माहौल बना हुआ है, तो इसे समझना बहुत ज़रूरी होगा कि आखिर ट्रंप ने मुस्तफा से मिलने की इच्छा जताई है तो उनके दिलो दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, क्या कोई और प्लान तैयार है। तो ऐसे में जिस तरह से लगातार ये चर्चा हो रही है और ईरान ने अमेरिका के सामने $24 अरब की शर्त रखी है, तो इसे समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए होगा, क्योंकि अगर इतनी बड़ी शर्त को अमेरिका नहीं मानता है तो क्या समझौता नहीं होगा, क्या बीच का रास्ता नहीं निकलेगा। अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव बढ़ रहा है वो कम नहीं हो रहा है। दूसरा ये कि मुस्तफा के सलाहकार मोहसिन रेजाई अगर बयान दे रहे हैं कि मुस्तफा से मिलने की इच्छा ट्रंप जता रहे हैं, तो इसके पीछे की क्या वजह है? क्या ये समझौता है? क्या दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश होगी? मुस्तफा से अगर ट्रंप मिलते हैं तो क्या वो समझ पाएंगे? ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए जिस तरह से पूरा माहौल बना हुआ है, ऐसे में ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आखिर अब आगे क्या कुछ होने जा रहा है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ भू राजनीतिक विश्लेषक रितेंद्र माथुर जी हमारे साथ बने हुए हैं और मनोज कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भू राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और जिस तरह का माहौल इस वक्त बना हुआ है, ग्रुप कैप्टन आशीष सर, आपसे हम समझना चाहेंगे फिलहाल क्या माना जाए, क्या कोई डील भविष्य में होने जा रही है या कोई युद्ध के संकेत मिल रहे हैं अमेरिका और ईरान के बीच? जय हिंद गीतू। अब इस पे कयास लगाना भी लगता है कि एक्चुअली एकदम ही हवा में अंधा फायर के बराबर है, क्योंकि कहीं से कोई इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट द मीडिया, जो ईरान की मीडिया है वहां से या CNN वगैरह से आ रही, और वो कहीं से ऑथेंटिकेटेड नहीं है।
तो ऑफिशियल आधिकारिक तौर पे जितना मालूम है उसको देखते हुए अभी लगता है कि मामला वही है जहां एक हफ्ते पहले था। और एक हफ्ते पहले दो डेवलपमेंट जो हुए थे वो क्यूरियस थे कि अगर ट्रंप ने, जेडी वैंस ने और रूबियो ने एक साथ अलग अलग जगहों पे बोला था कि जो फाइनल ड्राफ्ट है उसको ट्रंप साइन करने वाले हैं, इट इज लाइंग ऑन ट्रंप्स टेबल, उसके बाद उस एमओयू के ड्राफ्ट का यूएसए से वाया पाकिस्तान तेहरान जाने का मतलब अभी तक हम कम से कम आई कैन नॉट एनालाइज, बिकॉज उसका कोई डिटेल कि कौन से वर्ड्स चेंज करने थे या हॉर्मुज खोलने का कौन सा वो क्लॉज था जिसपे ट्रंप नाराज थे या नहीं रेडी थे, या ईरान ने उसके बाद कोई नया क्लॉज लगाया कि नहीं लेबनान में पहले विड्रॉ करो क्योंकि आईडीएफ विड्रॉ नहीं कर रही। ये हमें एकदम ब्लाइंड जोन में है जीतू इस समय। और एक और चीज अब एकदम 100% कंफर्म हो गई है कि while Trump is saying that he is not in a hurry, IRGC is showing that they are not in a hurry. उनको कोई जल्दीबाजी नहीं दिख रही है, कोई उनकी तरफ से नई मूवमेंट नहीं दिख रही है। नई मूवमेंट नए फ्रंट्स पे हो रहे हैं, जहां सऊदी अरेबिया, तुर्की और पाकिस्तान मिलकर एक नया कोई कोलिशन अलॉन्ग विथ ओमान, जिससे ट्रंप बहुत नाराज हैं। ये एक नया कुछ अंदर ही अंदर बातचीत चल रही है इनकी, क्योंकि इसराइल जैसे जैसे लेबनान में घुसता जा रहा है उससे अरब वर्ल्ड में अच्छी खासी एक दे आर शोइंग साइंस ऑफ मेजर डिस्कम्फर्ट। कल 35-36 अरब देशों ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक कोई स्टेटमेंट, कोई प्रपोजल, कोई रिकमेंडेशन भेजी है, जिसके बारे में उन्होंने एक लाइव शॉर्ट नोटिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर आप देखेंगे, आपके दर्शक अगर देखेंगे, तो आपको दिख रहा था कि दे आर अनकंफर्टेबल, दे आर एजिटेटेड, बट एट द सेम टाइम आई मीन दे हैड नो सब्सटेंस टू टॉक। जी गीतू, आप कुछ कह रहे थे? बिल्कुल। और ऐसे में एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, ईरान को लेकर ट्रंप का नया बयान सामने आया है। ये बड़ी खबर आ रही है, ईरान को लेकर ट्रंप का नया बयान। ईरान के साथ हमें बड़ी सफलता मिल रही है, ट्रंप ने कहा। ट्रंप का ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बड़ा दावा। तो ईरान परमाणु हथियार रखने की स्थिति में नहीं है, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर हमारी कड़ी नजर बनी हुई है। ट्रंप ने एक और बड़ा दावा कर दिया है कि यहाँ पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर जिस तरह से हथियार रखने की स्थिति में ईरान नहीं है, ये जिक्र किया है उन्होंने। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर हमारी कड़ी नजर बनी हुई है। तो अभी भी परमाणु हथियार को लेकर ट्रंप ने बहुत साफ शब्दों में बड़ा बयान दे दिया कि ईरान के साथ हमें बड़ी सफलता तो मिल रही है, लेकिन इसके साथ साथ परमाणु कार्यक्रम पर भी वो दावा कर रहे हैं। और इसी को लेकर लगातार चर्चा भी बनी हुई है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर हमारी कड़ी नजर बनी हुई है। लेकिन इस नजर का क्या फायदा रितेंद्र माथुर जी, क्योंकि आपकी नजर तो बनी हुई है लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। उल्टा होर्मुज का मामला और अटक गया है बीच में, यानी कि इसी तरह की शांति वार्ता नहीं। और आने वाले दिनों में जो रणनीति में बार बार बदलाव ट्रंप कर रहे हैं, उससे भी कुछ होता हुआ फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। देखिए, इस समय एक ही रणनीति इनके सामने, अमेरिका के सामने, और इनके साथ में जो इजराइल है, इनको बेसिकली जो जहां प्रॉक्सीज जो हैं उनको एलिमिनेट करना है। लक्ष्य इनका प्रॉक्सीज को एलिमिनेट करना है। और आईआरजीसी भी एक प्रॉक्सी है। जिस दिन हिजबुल्ला खत्म हो गया है, हिजबुल्ला कमजोर पड़ गया, उस दिन अगला नंबर आईआरजीसी का ही होना पड़ा है। तो ये देखिए, सारी सिचुएशन में इस तरीके से प्राप्त हो रही है। और ये सब टाइम ले रहे हैं, ये लोग सारे लोग मिलकर। और टाइम मतलब फायदे के लिए टाइम ले रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वी आर रीच टू कंक्लूजन, यस ही इज रीचिंग टू कंक्लूजन। वो टाइम जो ले रहा है, गेन कर रहा है, उसमें डिसीजन तक, फाइनल स्टेप तक पहुंच रहा है। इनके दो लक्ष्य हैं वहां पे। एक तो स्ट्रेट फॉरमोस्ट तो इन्होंने दादागिरी करके रोक लिया। दुनिया के सामने विकल्प खड़ा हो गया कि अब आप रास्ता खोजो और अपना निकलो, दूसरा रास्ता से निकालो। अब कैप ऑफ गुड होप का रास्ता निकाला जा रहा है। एक बेशक उसमें टाइम लग रहा है, पर कम से कम जहाज निकलेंगे तो सही। आज महीने भर से सब जहाज रुके पड़े हैं वहां पे, तो इससे अच्छा जहाज उस दो लंबे रास्ते से जाएंगे। और ज्यादा ज्यादा जैसे भारत का जहाज अगर वेनेजुएला से आना है, तो वहां से लगभग 22 दिन लगेंगे उसको आने में, और 25 दिन या 40 दिन भी लग सकते हैं। और ये जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के रास्ते से आना, ये 20-22 दिन में आ जाता है। तो 15,000 किलोमीटर, 22,000 किलोमीटर, थोड़ा डिस्टेंस का फर्क पड़ता है। पर एटलीस्ट सेफ रीजन है, रूट से आ जाएगा वो, और सेफली आ जाएगा, उसको खतरा नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। ये जो सब जो सिचुएशन बन रही है, वो दुनिया के सामने विकल्प तैयार कर रहे हैं, क्योंकि एक ही रास्ता पकड़ा हुआ है, तो उस पर दादागिरी कर लेते हैं लोग, गड़बड़ करते हैं। और ईरान को दुनिया के सामने पेंट करना कि ये देश जो है वो आतंकवादी कंट्री है, और ये लोगों को सब पतंग कर रहा है। और ये इसमें सफल हुआ अमेरिका, इसमें कोई दो मत नहीं। दूसरे जो वहाँ प्रॉक्सीज है, जो बाकी दुनिया के लिए खतरनाक है, खाली उस गल्फ देशों के लिए, ये इसराइल के लिए खतरनाक, ऐसा नहीं है, सबके लिए खतरनाक लोग हैं।
क्योंकि इनके जो प्रॉक्सीज पैसा लेते हैं वो अपने दूसरे मिशनरीज पैदा करते हैं। और भारत जैसे देश है, यहाँ पे भी कुछ लोगों को फंड मिलते हैं, वो भी यहाँ नेगेटिव एक्टिविटी, क्रिमिनल, आतंकवादी गतिविधि यहाँ में संचालित करते हैं। तो सारे दुनिया भर के अंदर यह स्थिति हमारे सामने है। इस समय अमेरिका को हम इसलिए सपोर्ट करते हैं खाली, जैसे साहिब साहब ने भी एक दो कहा कि इस समय जो समाचार आ रहे हैं वो अनकन्फर्म्ड है। यस, इंफॉर्मेशन आर अनकन्फर्म्ड, बट कैसा है कि हम खाली मूल्यांकन कर सकते हैं चीजों का, जो समस्या चल रही है उसका मूल्यांकन करना उचित है हमारे लिए। जैसे हम लोग कर सकते हैं कि इसमें अमेरिका का स्टेप ठीक जा रहा है, ऐसा नहीं कि स्टेप अमेरिका नहीं गलत जा रहे हैं। हाँ, ये कि वो स्टेटमेंट्स कुछ ऐसे देते हैं, तो स्टेटमेंट्स हम उनको मूल्यांकन करते हैं कि ये पता नहीं क्यों ऐसा बोल रहे हैं, सब क्यों बोल रहे हैं, ये सब बातें हम लोग करते हैं। पर वो इस समय स्टेप जो पॉलिटिकल स्टेप है या स्ट्रेटेजिक स्टेप है उनको ठीक है। जैसे अभी अली खोमैनी से मिलना चाहते हैं, तो अली खोमैनी का सबसे बड़ा जो उनका बेटा मुस्तफा खोमैनी से मिलना चाहते हैं, तो मुस्तफा की स्थिति क्या है वो दुनिया को नहीं मालूम है कि वो कैसे हैं, ठीक है कि नहीं, को डमी तो नहीं आके खड़ा हो गया मुस्तफा साहब के नाम पे। तो कहीं ये हो माथुर सकता है आने वाले सर, समय। ये भी एक रणनीति तो नहीं है ट्रंप की, ये देखना और ये समझना कि मुस्तफा खामनेई है कहां पर? बिल्कुल 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 है ये, बिल्कुल स्टडी इसको मान के मैं कल भी बोल रहा था, ये ट्रैप है, अमेरिका का ट्रैप है ये, कि अगर मुस्तफा खोमैनी है तो मिलो मेरे से, नहीं तो मैं उनसे मिलता हूँ जाके, आप मत आओ, मैं आपको मिलने आता हूँ, आपकी तबीयत खराब है, तो ऐसा करके। और ये खाली उसको निकालने का चक्कर है कि एक बार दुनिया के सामने आया तो फिर तो बैठे हम, इजराइल बैठा हुआ कि हमने लास्ट अटेम्प्ट जो किया था वो हमारा फेल हो गया, अब की बार फिर अटेम्प्ट करते हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि अगर ये है जीवित, ठीक है, स्थिति में है, आए सामने, बैठेंगे, बात करेंगे। और एक कम से कम ईरान के अंदर एक चेहरा तो है, कम से कम उससे बात कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी लोग हैं सब आईआरजीसी के साथ जुड़े, जैसे पेजिशकियन भी पहले आईआरजीसी की हेड रहे हैं, और गालिबाफ साहब तो पूरे इंचार्ज ही रहे हैं। तो इस तरीके सारे के सारे जो वहाँ के जो टीम है पूरी की पूरी उन्हीं की है, बेशक वो सीनियर्स हैं। और आज के नए लड़के जो आ गए, ये वाहिदी वगैरह, ये उनकी नहीं सुनते, ये दादागिरी दिखाते हैं उनके ऊपर। तो सिचुएशन वहाँ की बड़ी खराब है। अब वहाँ के देश के अंदर देखेंगे तो हम लोग उनको देश के नजरिए से देखें तो प्रशासन के अंदर जो लोग बैठे हैं उनके सामने बहुत समस्या है। जी बिल्कुल। और ऐसे में अब ये समझना होगा मनोज जी कि आखिर ट्रंप ने ये एक तरह से जो ट्रैप बिछाया है उसमें क्या वाकई मुस्तफा खामनेई सामने आते हैं, नहीं आते हैं, चर्चा होगी नहीं होगी, और शायद इसी वजह से उनके सलाहकार की तरफ से भी कुछ बयान सामने आ रहे हैं। यानी कि अगर वाकई मुस्तफा खामनेई को लेकर कोई जानकारी नहीं है तो यहाँ पर किस डायरेक्शन में ये बातचीत आगे बढ़ाई जा सकती है? क्या आपको संकेत लग रहे हैं? क्या इसको लेकर कोई बहाना बना दिया जाएगा कि अभी हम सोच रहे हैं, या फिर कुछ और तरीके से इस मुलाकात को टालने की कोशिश ईरान करेगा? नॉर्मली जो है ट्रंप जी का अगर दोनों टेन्योर की अगर बात करें तो जैसे रशिया के राष्ट्रपति से उन्होंने मिला, जो कि ऑलरेडी बहुत से डिफरेंसेस है, और वहीं जो है नॉर्थ कोरिया के भी प्रीमियर से भी मिला था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नॉर्मली ट्रंप देखते हैं कि जो उनसे डिफरेंसेस में रहते हैं, जो भी शासनाध्यक्ष, उनसे जरूर मिलते हैं। और इसी क्रम में मुझे ऐसा लग रहा है कि मुस्तफ़ा से जो है उन्होंने एक मिलने का बात कही जा रही है। लेकिन जब तक कोई कंक्रीट प्रपोजल ना आए अमेरिका के साइड से कि इस युद्ध को लेकर के कैसे किस तरह से समाप्त किया जा सकता है, सिर्फ एक ही बात पे वो अड़े हुए हैं कि ईरान को जो है परमाणु बम नहीं बनाने देंगे, यही उनका सबसे बड़ा मुद्दा है। इसी को लेकर के उन्होंने फरवरी 28 को उन्होंने इजराइल के साथ मिलकर के हमला किया था। और जबकि ऑलरेडी ऑलमोस्ट जो है हम लोग को पता है, जो कि इंफॉर्मेशन आया था कि लगभग जो है सोल्यूशन हो चुका है, और सभी इश्यूज पे ईरान जो है वो एग्रीड हो गया है अमेरिका के साथ कि हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे। और जो भी आप एनरिच्ड यूरेनियम की बात करें, इसको लेकर के भी कुछ प्रपोजल आया था और लगता था कि अब सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन एकाएक जिस तरह से हमला किया है उससे लग रहा है कि एक क्रेडिबिलिटी पे तो अमेरिका के या जो फेथ होता है उस पर अब तो ईरान को रहा नहीं। तो जब तक ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के साइड से कोई स्ट्रॉन्ग प्रपोजल ना हो तो मिलने से भी क्या फ़ायदा है। वो मुस्तफा अगर मिलते भी हैं तो फिर क्या बात होगा। ऑलरेडी जो 4 प्रपोजल ट्रंप ने रखा है उस पर तो डिस्कशन हो ही रहा है। और ईरान तो चाह ही रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो अमेरिका ने वहाँ पे रोक के रखा है सभी वाइल्ड टैंकर को, उसको अगर जाने दिया जाए तो सेकेंडरी या लास्ट में जो है परमाणु न्यूक्लियर इशू को लेकर के हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन इसके लिए जो है हम लोग देख रहे हैं कि ट्रंप तैयार नहीं है। तो इस तरह का प्रपोजल जो आया है कि मुस्तफा से मिलेंगे, ये लग रहा है एक टाइम टेकिंग वाली बात है।
जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि वो अमेरिका के पार्लियामेंट में भी जो है कुछ रिपब्लिकन जो है वो ट्रम्प के डिसीजन से डिसएग्रीड किए हैं। एक प्रपोजल भी इस युद्ध को लेकर के जो है पास हुआ है, उसमें रिपब्लिकन मेंबर भी जो है डेमोक्रेट को साथ दिया है। तो जो जिस तरह से और ये भी आया है वहाँ पे कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना है कि ये युद्ध जो है रुका हुआ है ईरान के साथ, वार्ता चल रही है, जल्दी सोल्यूशन हो जाएगा। ये एश्योरेंसेस जो है पार्लियामेंट को वहाँ पे दिया जा रहा है, जबकि जी। वहाँ के पार्लियामेंटेरियन है उनको वो ये बोल रहे हैं कि अभी युद्ध चल रहा है, क्या हासिल हुआ इस युद्ध से। वो पूछ रहे हैं ट्रम्प से कि आपने 3 महीना से आप जो युद्ध कर रहे हैं ईरान के साथ, हासिल क्या हुआ। तो ट्रम्प के पास कोई आंसर नहीं है कि अब तक जो है इतना जी। बम्बार्डमेंट करने के बाद भी, सीज फायर करने के बाद भी, जो भी सैंक्शंस ईरान पे लगाया जा रहा है उससे क्या मिला। अभी तक कोई कंक्रीट आंसर नहीं दे पाया है। तो मुझे ऐसा बिल्कुल। लग रहा है कि वो टाइम बाय कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लिया जाए जिससे जो है ईरान का इकोनॉमी अगर और डैमेज होता बहुत है सी तो चीजें इसमें दिखाई दे रही है मनोज सर की या तो टाइम लेकर ईरान की इकोनॉमी को अफेक्ट करना, दूसरा जिस तरह से बड़ी खबर आ रही है, पहले ये बता दें अपने दर्शकों को, ईरान सरकार के समर्थन में तेहरान में प्रदर्शन हुए हैं। तो बड़ी खबर, ईरान सरकार के समर्थन में तेहरान में प्रदर्शन, रेवोल्यूशन स्क्वायर में जमा हुई हजारों की भीड़, सरकार और सेना के समर्थन में निकाली गई रैली। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। ईरान सरकार के समर्थन में तेहरान में प्रदर्शन हो रहे हैं, रेवोल्यूशन स्क्वायर में जमा हुई हजारों की भीड़, सरकार और सेना के समर्थन में रैली निकाली गई है। और लगातार हमारे संवाददाता विकास सबरोल भी हमारे साथ बने हुए। विकास, ये देखिए एक बार फिर से खबर सामने आ रही है कि यहाँ पर सरकार और सेना का सपोर्ट ईरान के लोग कर रहे हैं। तेहरान में ये रैली निकाली गई है, कितना सही है और कितना गलत इसे समझे? देखिए, लगातार हम एक बात तो कहते हैं कि हर जगह जो है नरम दल और गरम दल जिसे कहा जाता है वो दोनों मौजूद होते हैं। ऐसे में कितने लोग थे ये मैटर करता है। जिस तरह से खबर आ रही कि हजारों लोग थे, तो हजारों की गिनती में लोग वही हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं आईआरजीसी के समर्थक हैं, जो आईआरजीसी के साथ चलते हैं या आईआरजीसी के अपने लोग हैं, वही बाहर निकले हैं। क्योंकि देखिए, जब देश पे इस तरह की आपदा आती है तो काफी ज्यादा लोग जो होते हैं वो ज्यादा बोल नहीं पाते, क्योंकि आईआरजीसी जैसे जितने चरमपंथी ग्रुप हैं ये उन लोगों को बोलने नहीं देते, और जो बाहर निकल के बोलेगा उसको मार गिराया जाएगा। तो ऐसे में ज्यादातर लोग चुप ही रहते हैं, और वही लोग जो आईआरजीसी के समर्थन में, कुछ लोग ही कह सकते हैं, वही बाहर निकलते हैं। और इसी को मीडिया में जो है कहीं ना कहीं बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है कि देखिए दोनों देश जो अपने आप को सही बताने की कोशिश कर रहे हैं, और ये रणनीति जो है कहीं ना कहीं ईरान की है, ये दिखाने के लिए कि उसके देश के लोग उसके साथ खड़े हैं। और ऐसे में अमेरिका को गलत दिखाने की रणनीति जो है ये जो है ईरान द्वारा की जा रही है। देखिए, ये जो पूरा समझौता है इसमें कहीं ना कहीं ट्रस्ट फैक्टर जो है वो सामने आ रहा है। ट्रस्ट फैक्टर नहीं एक कायम कर पा रहे दोनों देश। दोनों देश अपने आप को बड़ा बताने के लिए, अपने आप को बेहतर बताने की कोशिश में इस सीज फायर को जो है एस्केलेट करते जा रहे हैं। और यही कारण है कि ये युद्ध जो है एक तरह से देखा जाए तो ये युद्ध का जो समय है या ये जो हालात है ये बद से बदतर होते जा रहे हैं। और यही अब दिखाने की कोशिश रेवोल्यूशन स्क्वायर पे भी की गई है कि कुछ लोगों को इकट्ठा कर वहां पर आईआरजीसी ने दिखा दिया है कि हमारे लोग हमारे साथ हैं। और ये अमेरिका को गलत ठहराने की एक रणनीति जो कोशिश है जो लगातार देखी जा रही है। दोनों देश कहीं ना कहीं कूटनीतिक तरीके से अपने आप को बेहतर और दूसरे देशों को गलत बताने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये उसी का एक हिस्सा है। जी बिल्कुल। और ऐसे में इससे पहले भी हम शायद इस तरह की खबरें देख चुके हैं कि सरकार और सेना के सपोर्ट में रैली निकलती है, और जो सेना कर रही है उसको लेकर लगातार जो वहाँ के लोग हैं वो कहते हैं कि ठीक हो रहा है जो हो रहा है। हालांकि एक खबर ये भी आती है कि लोग परेशान बहुत ज़्यादा वहाँ पर हो रहे हैं, और जो उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं वो भी उस हिसाब से पूरी नहीं हो रही है। इकॉनमी जो है वो ध्वस्त होती हुई दिखाई दे रही है। तो इसे हम कैसे समझे जाए? क्या नरम दल और गरम दल के व्यू में समझे, या फिर जो ईरानियन हैं वो एक अलग तरीके की सोच रखते हैं? मेरे पास जो भी इनपुट है इंक्लूडिंग देयर मीडिया, उसके हिसाब से ये जो तेहरान में जितने भी झंडे लेकर और लोग सड़कों पे आते हैं ना, ये तो मैनेज्ड है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। दिस इज अ स्टेट एंड अ स्टेज मैनेज्ड एक्टिविटी, जिसको अपने खुद इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को, इंटरनल अपराइजिंग को अलाइन करने के लिए, खत्म करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि आईआरजीसी इज इन कमांड, उसके अपने अंदर के इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए है। ये शो बाहर वालों के लिए कम है, ईरानियंस के लिए ज्यादा, क्योंकि ईरान भी बहुत बड़ा है। तो वो तेहरान की जो सरकार कंट्रोल मीडिया है उस पर ये सब लोग देखते हैं।
तो जो थोड़ी मोड़ी उनके अंदर अपराइजिंग की तमन्ना होगी वो सबसाइड कर जाती है कि यार अभी सारे लोग आईआरजीसी के साथ हैं। तो ये एक स्टेज मैनेज्ड एक्टिविटी है, इसका कोई मतलब नहीं निकलता। दूसरी तरफ उनकी डिटोरिएटिंग इकोनॉमिक स्टेट, इसकी भी अनफॉर्चुनेटली उनको आदत है। उन्होंने पिछले 40-50 सालों में इतने सैंक्शंस झेले हैं जो कि अगर आप किताबों के हिसाब से चलते तो ईरान के अंदर सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए था। बट सरप्राइजिंगली बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, रशिया एंड चाइना, उनके लैंड रूट्स के हिसाब से पीछे से उन्होंने जितने ब्लैक में तेल बेचे, जितने उन्होंने घोस्ट शिप्स सैकड़ों की संख्या में हर साल यूज किए हैं अपना ऑयल, सैंक्शंस के बावजूद ऑयल ट्रेड के लिए, जिसको अफ्रीकन कंट्रीज ने, यूरोपियन कंट्रीज ने खरीदा भी है। तो कहीं ना कहीं किताबों पे लगाए गए सैंक्शंस काम नहीं करते दिखे, क्योंकि इतने दशक के बाद भी इतने हेवी सिवियर सैंक्शंस, सेसेशन ऑफ इनका जो एसेट्स है उसको सीज कर रखा है। ना कहीं गल्फ कंट्रीज ने भी अमेरिका से आंख बचाते हुए ईरान को हेल्प किया है लगातार इन दशकों में, क्योंकि हार्ट ऑफ हार्ट वो भी इजराइल से कोई मोहब्बत तो है नहीं गल्फ कंट्रीज को। तो ये कई चीजें होती हैं जो बिहाइंड दी कर्टेन चलती रहती हैं, और ये अमेरिका को भी पता है कि नॉट ओनली चाइना एंड रशिया, नॉट ओनली पाकिस्तान, ये गल्फ कंट्रीज जो आज उनसे लड़ रही हैं, हार्ट टू हार्ट इजराइल और ईरान के बीच में वो ईरान की तरफ झुकी हुई हैं। बहुत से हेल्प ईरान को मिले, कतार की तरफ से, ओमान की तरफ से तो बातें हो रही हैं। सऊदी अरेबिया के पास पाकिस्तान के थ्रू एक तरफ एयर डिफेंस सिस्टम लगा रहे हैं, उसके साथ एक डिफेंस स्टैक पैक कर लिया। एट द सेम टाइम सऊदी अरेबिया ने भी समय समय पे ईरान को अगेंस्ट इजराइल असिस्टेंस पहुंचाई है। तो इसलिए प्रेजेंट कंडीशन में ईरान क्या बहुत खराब हो गया है? हाँ, किताबों पे हो गया है, बट उनको इस तरह की जिंदगी की शायद आदत है और इसीलिए उनके पास भी कोई अर्जेंसी नहीं दिख रही है। जी। दूसरी तरफ जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, या ओके बताइए। नहीं, बोलिए साहिद सर, अपनी बात पूरी कर लीजिए। तो दूसरी जो मेजर डेवलपमेंट्स हैं वो ये है कि तेहरान के पास जो रिवीजन के बाद ट्रंप के टेबल से एमओयू का ड्राफ्ट गया था फॉर सम चेंजेस, सम वर्ड्स टू बी चेंज्ड, उसके बाद से ये इंफॉर्मेशन है, आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि विटकॉफ अपनी टीम के सदस्यों के साथ अमेरिका के किसी न्यूक्लियर एजेंसी से बात कर रहे हैं। दैट मीन्स कि नॉट ओनली हॉर्मुज और वॉर रुकने के बाद जो स्टेज 2 में डील की बात होनी थी, उसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियर डस्ट को लेके कोई टेक्निकल डिटेल्स का पता लगाने की कोशिश कर रही है अमेरिका की वो टीम। इसका मतलब होता है, अगर ये सही है कि विटकॉफ एंड उनकी जो टीम है वो किसी न्यूक्लियर टीम से बात कर रहे हैं यूएस में, इसका मतलब तेहरान ने फर्दर न्यूक्लियर डस्ट को मूव आउट करने या डिग्रेड करने के बारे में कुछ डिमांड्स रखी होंगी, और अपने वेपन एनरिचमेंट प्रोग्राम के बारे में भी कुछ चेंजेस कि हम 20 साल नहीं करेंगे, कितने % तक करेंगे, इसके बारे में कुछ टेक्निकल डिटेल्स की बात जी। और तीसरा एक मेजर डेवलपमेंट कि लेबनान में इस सीज फायर से अमेरिका को क्या, एक्सटेंशन से अमेरिका को भी, एक तरफ तो महंगाई बढ़ रही है, मिड टर्म आ रहे हैं, ट्रंप के लिए कांग्रेस ने रिपब्लिकन हाउस में क्लियरली बोल दिया कि इस वॉर का अधिकार उनको नहीं दिया जाना चाहिए, हालांकि अभी ये ऑफिशियल नहीं हुआ है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं एक गेन है कि इजराइल लेबनान में कंसोलिडेट हो रहा है। उनका एक नया जो सीज फायर हो गया या एक्सटेंशन लेबनान और इजराइल के बीच में, जिसको हिजबुल्लाह ने विद इन 24 आवर्स रिजेक्ट कर दिया, और रिजेक्ट करने के बाद ट्रंप ने फिर से उसको काउंटर किया कि नहीं, रिजेक्ट नहीं किया है, आई स्पोक टू हिजबुल्लाह। तो सरप्राइजिंग, द यूएस प्रेसिडेंट हैज डिसाइडेड टू स्पीक टू अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन। यूएस ने हिजबुल्लाह को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया हुआ अलोंगसाइड यूनाइटेड किंगडम। तो ये चीजें भी कहीं कहीं अमेरिका को हेल्प करती दिख रही है कि ठीक है, लंबा खींचो तो तुम्हारा तेल नहीं बेचने देंगे और लेबनान में इजराइल ज्यादा स्थापित होता जाएगा। और एक लास्ट चीज जो आपके दर्शकों को जाननी चाहिए, ट्रंप की भाषा शैली या जो वो बोलते हैं, 1 तारीख को 1 मई को ट्रंप ने रिटन में माइक जॉनसन को बताया, द स्पीकर जो है इनके सेनेट का, उसको रिटन में बताया कि द हॉस्टिलिटी इन पर्शियन गल्फ, मतलब ईरान का युद्ध, हैव टर्मिनेटेड, नॉट withheld और नॉट stopped for paused, not paused, terminated। और कल की अपनी ओवल ऑफिस में उन्होंने एक ब्रीफिंग में बताया कि मैं चाइना जाने का, सेकंड राउंड जाने का प्रोग्राम डिले कर रहा हूं क्योंकि वी आर एट वॉर।
तो अगर डेमोक्रेट्स अकलमंद होंगे तो वो इस पे भी इनको बोलेंगे कि ये दोनों में से कौन सा सही है, हैज द वॉर टर्मिनेटेड, क्योंकि वो 60 डेज वाला क्लॉज लगाना चाहते थे इनके बिल्कुल। ऊपर, और ट्रम्प साहब ने बोला कि युद्ध खत्म हो गया, और कल कह रहे हैं कि युद्ध चल रहा है इसलिए हम चाइना नहीं जा रहे। जी गीतू। बिल्कुल। और ऐसे में अब ट्रंप के बयान तो हालांकि पहले भी ऐसा लगता था विश्वसनीय नहीं है, अभी भी ऐसी बयान वो दे रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान को लेकर पुतिन का बड़ा बयान सामने आ रहा है। ईरान को लेकर पुतिन ने बयान दिया है कि ईरान को हथियार देने के दावों को पुतिन खारिज कर रहे हैं। रूस ने ईरान को हथियार नहीं दिए हैं, ये पुतिन ने क्लियर कर दिया है कि रूस ने किसी तरह से ईरान को मदद नहीं दी है, हथियार नहीं दिए हैं। ईरान ने हमसे हथियार नहीं मांगे हैं। ईरान के परमाणु हथियार पर भी पुतिन ने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा हमारे पास ईरान के परमाणु हथियार के सबूत नहीं है। पुतिन की तरफ से ये बात भी कही जा रही है कि कितने परमाणु हथियार ईरान के पास है इसका भी कोई सबूत हमारे पास नहीं है, और रूस की तरफ से ईरान को कोई हथियार नहीं दिया गया है। तो माथुर सर, ये बड़ा बयान है एक तरह से पुतिन की तरफ से, क्योंकि अक्सर यही कहा जा रहा था कि शायद रूस कहीं तरीके से, किसी भी तरीके से ईरान को मदद कर रहा है, चाहे वो हथियारों के तरीके से हो या फिर किसी और तरह की मदद जो है रूस की तरफ से आ रही हो। लेकिन पुतिन ने साफ मना कर दिया है, और तो और परमाणु हथियार पर भी उन्होंने अपनी बात रख दी है कि किसी तरह के परमाणु हथियार के सबूत भी रूस के पास नहीं है। ये कहने की बात है, अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है उसके अंदर इस प्रकार की बातें कही जाती हैं। ये कहना कि आपके पड़ोसी देश के पास एनरिच यूरेनियम नहीं है और आपको इसकी जानकारी नहीं है या कुछ भी है, तो वो थोड़ा सा भ्रम पैदा करने वाली बात है, और कुछ नहीं है। बाकी इनको पता होगा, ऐसा नहीं कह सकते। आज इनके पास भी इंटेलिजेंस है, इनके भी मैसेज मिलते हैं और बाकी दुनिया से इनको खबरें मिल रही हैं। ऐसा नहीं है, एनरिच यूरेनियम बनाने में इनको रशिया की भी मदद ली है उन लोगों ने, ऐसा नहीं है। और तेल बेचने में तो मदद ले ही रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि उनके दोस्त तो नहीं है, दुश्मन तो नहीं है, दोस्त हैं ये लोग। तो ऐसे में ये कहना कि इनको जानकारी नहीं है, ये थोड़ा ना समझने वाली बात है। और ये कहना कि इसमें एक चीज और निकल के आती है कि अगर उनके पास यूरेनियम है और इनको पता नहीं है, तो उनके मदद करने वाले लोग इनके कैसे शामिल हैं? तो उनकी जो टीम है मदद करने वाले लोगों की, उसमें कुछ साइंटिस्ट या कुछ टेक्नोक्रेट्स इनके भी रशियंस भी उसमें शामिल हुए हैं। तो ये इनके बारे में इनपुट्स आए हैं, 100% नहीं है, पर सम पीपल आर देयर। तो ऐसे में इनके बारे में ये कहना कि इनको कुछ नहीं मालूम है, ये बात गलत है। हाँ, ये है कि दुनिया के सामने पुतिन जो है, ठीक है, इस समय, क्योंकि पहले तो रशिया चाहता था कि उसको अमेरिका अपने साथ नाटो में शामिल कर ले, बहुत कोशिश की, पर अमेरिका ने उसको घुसने नहीं दिया नाटो में। तो उसने फिर अपना फ्रंट अपने ढंग से बनाया। व्लादिमीर पुतिन के आने के बाद उसने स्ट्रिक्टली अमेरिका के खिलाफ अपना स्टैंड लिया। अब दुनिया वाले आने वाले दुनिया के अंदर एक ऐसी दुनिया बनने वाली है जो लगती है, जिसमें नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन ये मिलकर एक थर्ड फ्रंट बनाएंगे जो अमेरिका को चुनौती है, क्योंकि दुनिया के सामने कोई विकल्प नहीं है, विपक्ष तो कुछ है ही नहीं दुनिया के सामने, क्योंकि अभी तक तो रशिया एक विकल्प था दुनिया के सामने कोल्ड वॉर के टाइम में, अमेरिका और रशिया। तो अमेरिका खुद सुपर पावर बना हुआ है और अपनी दुनिया भर में जो भी चाहता है वो करता है। तो अब क्या, जो बातें हैं उसका मूल्यांकन तो हो कम से कम कि सही है कि गलत है, एक सेकंड थॉट आए। तो इसमें व्लादिमीर पुतिन एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि व्लादिमीर पुतिन, नरेंद्र मोदी और एक आध कोई और देश का प्रमुख नेता शामिल होगा, उनके साथ एक ग्रुप बनेगा। शायद चाइना तो नहीं होगा, ये समझ के चले, पर आने वाले टाइम में ऐसा होना चाहिए। और इनके अंदर जो जितने भी ये आर्म्स का जो सबसे ज्यादा समय आर्म्स दुनिया के अंदर जो है, न्यूक्लियर वेपन्स जो है, पावरफुल वेपन्स है, वो रशिया के पास है, अभी भी है, कमजोर नहीं पड़ा है। पर ये है कि उसकी लड़ाई चल रही है यूक्रेन में, उसको फंसा रखा है अमेरिका ने। तो यूक्रेन के सामने शायद जितने भी ड्रोन्स जो चलाए जाते हैं यूक्रेन में, वो इधर ईरान से लिए जाते हैं। ईरान के जो ड्रोन फैक्ट्रीज थी वो इस पे इनको देती थी। तो ये तो रिलेशनशिप है इनका, दिख रहा है बिल्कुल। सामने। लेकिन ऐसा तो क्यों ये किया सब जा रहा है, अटैक हो रहा इसके है पीछे उनके क्या ऊपर। वजह हो सकती है, ये भी आपसे समझेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उत्तरी इजराइल में हमले के सायरन बजे हैं। उत्तरी इजराइल में हमले के सायरन बजे, हवाई खतरे के बाद अलर्ट जारी हुआ है। सीमावर्ती इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी जा रही है। किसी के हताहत या बड़े नुकसान की खबर नहीं है। तो बड़ी खबर आ रही है उत्तरी इजराइल से, जहां पर हमले के सायरन बजे हैं। हवाई खतरे के बाद अलर्ट जारी हो गया है। सीमावर्ती इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी जा रही है। किसी के हताहत या बड़े नुकसान की खबर नहीं है। मनोज सर, देखिए, जिस तरह से उत्तरी इजराइल में लगातार हमले की बात कही जा रही है, अलर्ट भी वहां पर कर दिया गया है, तो क्या माना जाए लेबनान और इजराइल के बीच की जो जंग है ये तेज होती हुई दिखाई दे रही है? जिस तरह से ये भी इंफॉर्मेशन आ रहा है कि हिजबुल्लाह जो है इजराइल पे जो है एक मिसाइल लॉन्च किया है सरफेस टू एयर। तो जिस तरह से हिजबुल्लाह और
एग्री नहीं कर रहा है कि अब सीज फायर कंटिन्यू करेंगे। जिस तरह से पिछले 2 मंथ से सीज फायर होने के बावजूद भी ये इंफॉर्मेशन आ रहा है कि इजराइल जो है ये वायलेशन करते रहा। अब ट्रम्प के इंटरवेंशन के बाद भी जिस तरह से इजराइल से फिर से साउथ लेबनान और हिजबुल्ला के एरिया में जो हमला हो रहा है, इसको लेकर के हिजबुल्ला अब मानने के लिए तैयार नहीं है। अब उनका ये मानना है कि अब हम सीज फायर नहीं करेंगे और जो जिस तरह से डिस्ट्रक्शन किया है लेबनान में इजराइल के द्वारा, उसका जरूर वह बदला लेंगे। और तो अब लग रहा है कि थोड़ा जो है और ये इस तरह का जो है मिसाइल का जो लॉन्च होगा दोनों साइड से बढ़ेगा। और जिस तरह से पुतिन का जो स्टेटमेंट आया है कि अब युद्ध के समय जो हुआ है पिछले 3 मंथ से किसी न किसी रूप में जो है ईरान को मिलिट्री इक्विपमेंट्स या सप्लाई कुछ नहीं किया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से ईरान में को खतरा पहले से ही था और उन्होंने डिफेंस प्रिपेयरनेस जो है बहुत पहले से ही वो शुरू कर दिया था। और ऐसा लग रहा है कि रशिया से, चाइना से और नॉर्थ कोरिया से बहुत पहले ही जो भी इक्विपमेंट्स होंगे, मिसाइल होंगे, वो जरूर लिए होंगे। और या किस तरह से बनाया जाए, उसका टेक्नोलॉजी किस तरह से लिया जाए, ये बहुत पहले से ही चल रहा होगा। जिस तरह से उनको खतरा था कि कभी न कभी जो है अमेरिका जरूर जो है ईरान पे हमला करेगा। जिस तरह से एक सेंटिमेंट ईरान में बना हुआ है और IRGC द्वारा वो बनाया गया था कि फिनिश अमेरिका, फिनिश इजराइल, इसको लेकर के जो एक माहौल वहाँ पे बना हुआ था। और अभी भी हम लोग देख रहे हैं जिस तरह से वहाँ पे IRGC और गवर्नमेंट के फेवर में जो वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है और एंटी अमेरिका वहाँ पे स्लोगन, एंटी इजराइल स्लोगन वहाँ पे चल रहा है। तो ये चीज़ जो है वो एकाएक नहीं हुआ है, वो शुरू से ही उसका अमेरिका का यही ईरान का यही जो है पॉलिसी रहा है। और उसी तरह से हम लोग देख रहे हैं कि उन्होंने एक प्रॉक्सी हिजबुल्लाह के रूप में वो बना के रखा है ताकि वो किसी न किसी रूप में जो है इजराइल को कंट्रोल कर सके। जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि गाजा में जो है वो इजराइल ने हमला किया और लगभग 70,000 बच्चे और लोगों को जो हत्या किया गया, इसको लेकर के भी खास करके मिडिल ईस्ट कंट्रीज में बहुत ही आक्रोश है इजराइल को लेकर के। और जिस तरह से वो अमेरिका ने भी सोच रहा था कि वह एक संबंध जो है बने इजराइल और मिडिल ईस्ट कंट्री के साथ, लेकिन जिस तरह से युद्ध ये कंटिन्यू हो रहा है, इसका जितना अगर जल्दी सोल्यूशन हो सकता है वो जो है वो एक आने वाले समय में ये आशा किया जा सकता है कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जो है एक पीस का माहौल बने। लेकिन अभी तक कोई ऐसा इंडिकेशंस नहीं आ रहा है। हालांकि डेली बेसिस पे ट्रम्प का स्टेटमेंट आ रहा है कि आज जो डील होने वाला है वो या विद इन अ वीक कंप्लीट हो जाएगा और अमेरिका ईरान मान गया है और न्यूक्लियर बम ईरान नहीं बनाएगा। तो इस तरह का स्टेटमेंट आते रहा है। लेकिन जिस तरह से अमेरिका भी अड़ा हुआ है और ईरान भी अड़ा हुआ है और जिस तरह से स्ट्रॉन्ग पोजीशन में ईरान अभी है, अगर ईरान अगर कमजोर होता तो अमेरिका कब का जो है वो ईरान पे और इकोनॉमिक बिल्कुल, और शायद यही वजह है जिसके चलते अमेरिका को बार बार अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ रहा है। वहीं रूस के बयान जो सामने आ रहे हैं वो भी एक तरह से रणनीतिक तौर पर या डिप्लोमेसी के आधार पर रूस भी एक अपनी रणनीति के तहत ये बयान दे रहा है। माथुर सर, आपसे लगातार चर्चा हो रही थी, इसके पीछे की वजह क्या आपको दिख रही है? क्या रूस नजरों में नहीं आना चाहता या फिर ये दिखाना चाहता है कि देखिए ईरान को हमारी तरफ से किसी तरह की मदद नहीं है? और ऐसे बयान क्यों पुतिन दे रहे हैं? वो ऐसा होता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में आप दोस्त तो जरूर हैं, पर आपको बताना नहीं कि आपकी दोस्ती उनके साथ। बहुत सारे दोस्त हैं, अभी दोस्त पर खुल के तो नहीं बोल रहा ना भारत, जो कर रहा है करते भारत पास तो कहना चाहिए बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। अगर वो चाहे तो अब देखिए, अगर सोचे तो 90 लाख की पॉपुलेशन है और आसपास 57 देश हैं, सब उस पर अटैक कर रहे हैं, तो आखिर रोज हर एक से लड़ी रहा ना। अभी एक फ्रंट का खत्म हुआ नहीं है उसके साथ। जी, आपके नेटवर्क में थोड़ा सा इशू है, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। तब तक साहिद सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सर, जिस तरह से रूस की तरफ से कल भी एक बयान सामने आया था, पुतिन लगातार अब बयान ही दे रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि भारत जो है किसी के दबाव में नहीं आता है, खासतौर से पीएम मोदी को लेकर उन्होंने काफी बड़ी बातें कही हैं और जिस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था का जिक्र उन्होंने किया। इसके अलावा अब वो ईरान को लेकर कह रहे हैं कि मेरी तरफ से ईरान को कोई मदद नहीं है। ये एक एक करके रोज जो बयान सामने आ रहे हैं, इसके पीछे की क्या कुछ रणनीति हो सकती है? क्या स्ट्रैटेजी है रूस की जिसके चलते बयान सामने आ रहे हैं?
हाँ, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। लोगों के जहन में भी ये बात होती होगी। देखें, अनलाइक ट्रम्प, ट्रम्प इज अ एक्सेप्शन। रशिया, चाइना, इंडिया, इनके जो लीडर्स हैं, ये जनरली दे नेवर स्पीक आउट ऑफ कंटेक्स्ट। और इसी के तहत रशिया का, पुतिन का ये जो कल का या परसों और कल का दो अलग अलग स्टेटमेंट्स है, वो एक मैसेजिंग है। एक तरफ उन्होंने अपनी अलाइनमेंट विद इंडिया, कोई कुछ भी कह ले गीतू, इंडिया इज अ मेजर ग्लोबल पावर नाउ बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम, बिकॉज ऑफ द ग्रोथ विच वी आर अचीविंग फ्यूचर में हमारे जो तो ये इस वजह से चाइना को, रशिया को, यूरोप को पता है कि इंडिया को हम अब इग्नोर नहीं कर सकते। और इसी को बैलेंस आउट करने के लिए, बिकॉज पीछे के कुछ डेवलपमेंट्स में पुतिन ने पाकिस्तान से भी कुछ बातचीत करी है बिकॉज ऑफ चाइना, तो कहीं इंडिया अपसेट ना हो जाए, तो उन्होंने बोला है कि इंडिया हमारा ट्रस्टेड पार्टनर है। और उन्होंने ट्रम्प को सीख दी है कि आप मोदी के साथ इस तरह की वार्तालाप करके गलत कर रहे हैं। और इसको इमीडिएटली बैलेंस आउट फिर से किया है, क्योंकि उनके जो सैंक्शंस यूएस के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने टेम्पररीली सस्पेंड किए हुए हैं कि वो ऑन फ्लोटिंग डेक्स जो ऑयल है उसको बेच सकते हैं, या कुछ दो कंपनीज को ब्लैकलिस्ट किया हुआ था, उनको अभी टेम्पररीली सैंक्शंस हटाए हुए हैं यूएस ने, यूएस के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने। और ये चांसेस हैं कि एक तीसरी या चौथी बार ये एक्सटेंड करेंगे इस रिमूवल ऑफ सैंक्शंस को, कि ठीक है अभी आप कुछ दिन और तक तेल बेच लीजिए, बिकॉज हॉर्मुज नहीं खुला है तो देशों को प्रॉब्लम हो रही है। इससे ये बिटवीन पुतिन एंड ट्रम्प ये अंडरस्टैंडिंग भी होगी, बिकॉज ट्रम्प हैज अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर पुतिन। हालांकि उन्होंने 2 बार ये एक्सेप्ट किया है, चाइना ने एक बार भी एक्सेप्ट नहीं किया कि उन्होंने इस लड़ाई में ईरान को हार्डवेयर दिया, मिलिट्री वेयर दिया। रशिया ने बोला कि हम ईरान को मिलिट्री सप्लाईज नहीं कर रहे हैं, और उस बेवकूफ यूएस प्रेसिडेंट ने बोला हुआ है कि हमने यूक्रेन को रशिया वॉर में बहुत गोला बारूद दिया है, विच इज अगेन अ वायलेशन। तो इस तरह की बेवकूफियां तो एक्सपेक्टेड हैं बिकॉज ऑफ हिज कंडक्ट। लेकिन एट द सेम टाइम ये पुतिन के स्टेटमेंट को इसलिए समझना चाहिए कि उन्होंने बैलेंसिंग एक्ट किया है, और ट्रम्प को भी थोड़ा सा खुश करने के लिए ये बोला है कि हम ईरान के साथ कोई हार्डवेयर नहीं दे रहे हैं, ताकि अब इस समय जब ट्रेजरी डिपार्टमेंट फिर से रिव्यू करेगा कि सैंक्शंस ऑन रशियन सेल ऑफ ऑयल को एक्सटेंड करना है या नहीं करना है, तो इसमें शायद रशिया के तरफ ही जाएगा कि ठीक है इसको एक्सटेंड करते हैं, जो भी इनका ऑयल एसेंशियली बाहर आ रहा है या ऑलरेडी ऑन फ्लोट है उसको बेचने की अनुमति दे दे, जिससे इवेंचुअली इंडिया का भी फायदा होगा। जी गीतू। बिल्कुल, और ऐसे में लगातार जो बड़ी खबरें आ रही हैं वो भी यही बता रही हैं। और वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान के सुलेमानिया में धमाका हुआ है। ईरान के सुलेमानिया में धमाका, ईरानी वाणिज्य दूतावास के पास ब्लास्ट हुआ है। विस्फोट के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। तो आधिकारिक जानकारी के हिसाब से भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं। तो ईरानी वाणिज्य दूतावास के पास एक ब्लास्ट हुआ है। ईरान के सुलेमानिया में ये धमाका हुआ है। बताया जा रहा है कि जो ईरानी वाणिज्य दूतावास है उसके पास ये ब्लास्ट हुआ है। और माथुर सर, जिस तरह से खबरें सामने आ रही है कि यहाँ पर ईरान के सुलेमानिया में धमाका सुना गया है, तो क्या कुछ माना जाए यहाँ पर? हालांकि नुकसान की कोई जानकारी तो सामने नहीं आ रही है, लेकिन हाँ, हमले जरूर जारी हैं। अच्छा, ये पता नहीं चल रहा है कि अटैक किसने किया है। सुलेमानी में अटैक पता किसने किया है सामने नहीं आया। माना जाता है कि जो भी लॉन्चर्स आ रहे हैं उस तरीके उनमें से किसी एक ने अटैक किया होगा। एनीवे, पर जो भी स्थिति ये समय अटैक हो रहे हैं, तो ये मतलब वॉर तो चल ही रहा है थोड़ा थोड़ा। इसको नहीं कह सकते कि वॉर पूरी तरह रोक चुका है, और वॉर तो कहीं ना कहीं चल रहा है। इसमें सोचने वाली बात यहाँ भी ऐसी एक चीज निकल के आती है कि दोनों लोग जो पार्टियां हैं, अगर अमी के बैठ के बात नहीं की, आगे वाले टाइम में अटैक से एक दूसरे बढ़ेंगे। क्योंकि थोड़े दिन पहले अभी कल ही बोली है, आजकल के दिन उन्होंने कुवैत पे अटैक किया है, कुवैत के साथ कुछ उनके शिप्स पे भी अटैक किया है, जिनको न्यूट्रलाइज किया उन्होंने अमेरिका ने। तो ऐसे अटैक्स जो हैं ये इनकी बातचीत को कहीं ना कहीं गड़बड़ दरार पैदा करेंगे, ये बात ध्यान रखने वाली है। और इनको अब बैठ के इसको सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि या तो लड़ाई चलती रहेगी, इसमें लॉस जो है ईरान का सबसे ज्यादा हो रहा है। थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा नुकसान है, पर ईरान का सबसे ज्यादा ईरान का हो रहा है। पॉपुलेशन वैसे जरूर बच रही है, ये बात सही है कि अभी बड़े विस्फोट नहीं हो रहे हैं, जनसंख्या वहां की बची हुई है, पर जनसंख्या बचती है तो आपके जो बिल्डिंग्स और दूसरे जो है बिल्कुल आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। और ईरान शायद अभी भी कुछ नहीं सोच रहा है, क्योंकि उनके सामने सिर्फ ऐसा लग रहा है कि यूएस को हराना है, और अमेरिका की किसी भी तरह से डील को उन्हें मानना नहीं है। खासतौर से न्यूक्लियर डील को लेकर कोई बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। माथुर सर,
जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वहां पे कैसा है कि आईआरजीसी तो मन बना के बैठा है कि जब तक लड़ाई चलेगी उनका सिर्फ जिंदा रहेगा। अब जैसे आज जब देखिए कि जो लेबनान में चल रहा है, तो लेबनान में बहुत सारा जो फाइनेंस था या जो भी कुछ आर्म्स एम्युनिशन में यूज हो रहे हैं, ये सब किसके, जो फिलिस्तीन के लिबरेशन के लोग थे उनके सब चीजें, उनके कारण सारी मुसीबत खड़ी हुई है। उन्हीं लोगों ने वहां का गवर्नमेंट को जहां जाते हैं वो अपना बना लेते हैं और बना के अपनी सरकार बनाने की कोशिश करते हैं, अपना शासन बनाने की कोशिश करते हैं। अब ये हो गया कि जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज हैं, जो फिलिस्तीन के समर्थक थे, फिलिस्तीनियों को अपने घर में जगह नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि थोड़े दिन पहले कुवैत में उन्होंने जगह दी, तो कुवैत में उन्होंने उनके उनके खिलाफ ही काम किया। तो अब जैसे हर देश के अंदर वो ऐसे ही करते रहे। जी। ये जो लेबनान की प्रॉब्लम इसलिए पैदा हो रही है, लेबनान में भी उन्होंने जो अड्डे बना रखे थे, ये सारे आर्म्स एम्युनिशन और सपोर्ट कर रखे, और दुश्मन उनका एक कम है कि इजराइल है, साल के करके थोड़ा सब लोग मिलकर लड़ाई करते हैं। ये सिचुएशन वहां हो रही है। ये आईआरजीसी भी उसका एक अंग है, इस बारे में मत समझिए। आने वाले टाइम में ये भी एक्सपोज, सबको तो पता है कि सबको पता है, वैसे ऐसा नहीं है कि ये कौन लोग हैं, किस प्रकार के हैं। आने वाले टाइम में यही लोग जो हैं दुनिया गल्फ देशों, गल्फ कंट्री में, गल्फ देशों में जो भी स्थितियां खराब हो रही हैं, ये लड़ाई झगड़ा पैदा हो रहा है इसी कारण से। जी। और जो एनरिच यूरेनियम की जो बात आ रही है, जी मैं एनरिच यूरेनियम पे थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। एनरिच यूरेनियम की जो परेशानी है, समझ के चलिए कि यूरेनियम जो पैदा हो रहा है, इस यूरेनियम को ये कोई शांति के लिए कभी यूज करने वाले नहीं, क्योंकि शांति तो बिल्कुल। दिमाग में आई नहीं वैसे ही, तो शांति को इस्तेमाल नहीं होगा। खाली बोर्ड लगाते हैं हम शांति के लिए इस्तेमाल करेंगे, और उनका लक्ष्य सिर्फ यूरेनियम से एटम बम बनाने का ही है, ये समझ के चलिए। जी बिल्कुल। और इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, ईरान ने इंटरनेट सेवा बहाल कर दी है। ईरान ने इंटरनेट सेवा को बहाल कर दिया। मिसाइल सुरंगों की फुटेज जारी की गई है। ईरान ने जारी की है फुटेज। तो हमलों के बाद बचाव कार्य जारी है। तो लगातार जिस तरह से हमले हो रहे हैं, ईरान में कई जगहों को निशाना बनाया जा रहा है, ऐसे में ईरान ने इंटरनेट सेवा को बहाल कर दिया है। मिसाइल सुरंगों की फुटेज भी जारी की जा रही है। ईरान ने ये फुटेज जारी किए हैं। हमलों के बाद बचाव कार्य भी जारी है। तो लगातार हमले देखने को मिल रहे हैं, और तस्वीरें पहले दिखा देते हैं किस तरह की तस्वीरें हैं। ये देखिए, ईरान ने इंटरनेट सेवा बहाल की है, और उसके बाद मिसाइल सुरंगों की फुटेज है जो कि जारी की है ईरान की तरफ से। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर हमला हुआ है, और हमलों के बाद बचाव कार्य भी जारी है। तो नुकसान लगातार ईरान में हो रहा है। ये तस्वीरें जो है वो बता रही हैं कि ईरान में किस तरह की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जो भी हमला होता है उसके बाद थोड़े नुकसान की खबर तो जरूर आती है। मनोज जी, देखिए, इंटरनेट सेवा बहाल कर दी है, इसके साथ साथ अभी भी जो हमलों के बाद बचाव कार्य है वो चल रहा है। नुकसान तो हो रहा है, लेकिन ईरान जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, यही माना जाए। जिस तरह से फुटेज आ रहा है वो उससे लग रहा है कि अच्छा खासा जो है वो डिस्ट्रक्शन हुआ है। और इंटरनेट सर्विस की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ही जो है बहाल किया होगा, पूरा जगह नहीं किया होगा, क्योंकि मामला बहुत ही सेंसिटिव है। और इस तरह से वो ईरान जो है एक्सपोज नहीं करना चाहेगा अपने एरिया में। और ये भी सूचना आते रहता है कि वहाँ पे फोटोग्राफ्स जो है और किसी न किसी रूप में शेयर नहीं करने का अलाउ किया गया है। अगर कोई भी इसको वायलेट करता है तो पनिशमेंट किया जाता है। तो स्वाभाविक है कि जिस तरह से ईरान में इस तरह के हमला होते आया है, और वहाँ एक जज्बा देखा जाता है कि कोई भी पुल पे अगर वहाँ पे बमबारी होती है, चाहे मिसाइल से अटैक होता है, तो वहाँ पे क्विक वे में जो है जल्दीबाजी में जल्दी में जो है उस एरिया को सील करके वहाँ पे रिहेबिलिटेशन किया जाता है, ताकि विद इन 1 और 2 डेज में जो है बहाल हो जाए सर्विसेज, जो भी उस एरिया से सर्विसेज मिलता था लोगों को। और एक मैसेज देना भी चाहता है वे वहाँ के लोगों के लिए भी और वर्ल्ड के लोगों के लिए कि कुछ हुआ ही नहीं। कितने भी अगर बमबारी करते हैं मिसाइल से या ड्रोन से, तो ईरान जो है वो प्रिपेयर है और इस तरह की घटना को संभालने के लिए तैयार है। और लोगों में एक अच्छा मैसेज आता है, जिस तरह से हम लोग देख ही रहे हैं कि वहाँ पे वो एक सपोर्टर्स जो है रोड पे आकर के और गवर्नमेंट को, आईआरजीसी को सपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरह से पुतिन का जो स्टेटमेंट आया है इंडिया के लिए, और हम लोग देख ही रहे हैं कि अभी वेनेजुएला के राष्ट्रपति जो इंटरिम है वहाँ पे वो भी भारत का दौरा कर रहे हैं, और वहाँ पे ऑयल को लेकर के संभावित है कि इस पे चर्चा होगी और कुछ डील होगा, ताकि जो भारत में जो है ऑयल को लेकर के एक संकट है, इसको किस तरह से एड्रेस किया जाए इस इशू को, इसको लग रहा है कि वार्ता हो रही है। वहीं हम लोगों ने देखा कि रशिया से जो है, रशिया ऑलवेज बोलते रहा है कि इंडिया को कि आप
को जितना ऑयल चाहिए हम प्रोवाइड करेंगे। जिस तरह से रशिया पे सैंक्शन लगाया था अमेरिका ने, और हालांकि लिफ्ट किया गया है जब वो ईरान वॉर शुरू हुआ है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति का इंडिया का दौरा है, उसको लेकर के मुझे लग रहा है कि इस तरह का पुतिन का जो है स्टेटमेंट आया है, ताकि इंडिया का जो है वो संबंध ऑलरेडी है ही, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता है। एक मैसेज भी अमेरिका को देना चाहता है कि आप जितना भी डील कीजिए, लेकिन जो रिलेशनशिप भारत से होगा और रशिया का वो बहुत ही स्ट्रांग है, ये उससे कुछ बिल्कुल। होने और वाला ये नहीं है। भारत और रूस के जो संबंध किस तरह से बने हुए हैं और भारत किस तरह से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है अर्थव्यवस्था के मामले में, इन सब बातों का जिक्र ये बताता है कि दो देशों के रिश्ते कितने अटूट हैं और अमेरिका चाहे तो भी इसमें फूट नहीं डाल सकता है। धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।